देखिए कल हम लोग अपवर्तनांक तक पढ़े थे। अपवर्तनांक लिख लिए सभी लोग? अपवर्तनांक सभी लोग लिख लिए? तो अपवर्तनांक क्या, देखिए कल हम लोग पढ़े थे अपवर्तनांक, जैसे कि हम लोग पढ़े अपवर्तन का नियम पढ़े थे ना। तो अपवर्तन का नियम में पढ़े थे साइन आई बटा में साइन आर बराबर n पढ़े थे, और n को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अब जो है आपको फिर से अपवर्तनांक के विषय में समझना है कि अपवर्तनांक वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक होता क्या है कि जब जैसे अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और एक जनरली अपवर्तनांक होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो माध्यम है, हमारे पास माध्यम एक है और माध्यम दो है। जैसे कल हम लोग पढ़े थे क्या चीज, माध्यम के बारे में पढ़े थे कि ऊपर मान लो कि वायु है और नीचे कांच बना दिए थे या तो फिर जल बना दिए थे। कल समझ में आया था ये चीज ना, जो है हम लोग इस प्रकार से कल पढ़े थे कि ये देखिए उधर ऊपर वायु है तो एक अलग माध्यम है, नीचे जल है तो एक अलग माध्यम है, पढ़े थे ना। तो जब प्रकाश किरण इस से इस में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ये चीज हम लोग पढ़े थे। तो देखिए अपवर्तनांक में होता क्या है कि इसमें प्रकाश की चाल और इसमें प्रकाश की चाल अलग होता है, और यही प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ज्यादा रटने वाला विषय वस्तु नहीं है इसमें। क्या है विषय वस्तु कि माध्यम एक में प्रकाश के चाल और माध्यम दो में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एकदम सीधा समझना है कि जैसे कि कांच पढ़े थे और क्या पढ़े थे, वायु पढ़े थे। तो कांच में प्रकाश के चाल अलग होगा और वायु में प्रकाश के चाल अलग होगा, तो वही चाल के अनुपात निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा, माध्य जो अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश के चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। लिख लिए सभी लोग? माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आपको रटना नहीं है, बस समझना है ये बात करके। जैसे कि इसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगा, इसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगा, अगर ये कांच है तो अब आपको जो है आप इसे एन से सूचित करते हैं, नीचे लिखे आगे, माने आगे लिखना है उसी लाइन में, इसे एन से सूचित किया जाता है, छोटा वाला एन लिखना है, इसे एन से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की चाल वेग हुआ, तो वेग को क्या से सूचित करते हैं, v से सूचित करते हैं ना। तो मान लीजिए कि इसमें प्रकाश का चाल v1 है, इसमें प्रकाश का चाल क्या है, v2 है, तो होगा क्या, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर, देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला होता है, तो माध्यम
माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम दो में प्रकाश की चाल, यानी इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल को मान लिए, क्या चीज हम मान लिए V1, और माध्यम टू में प्रकाश की चाल को क्या मान लिए हम लोग V2 मान लिए, V1 V2 मान लिए। यानी कि अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं ना, n बराबर क्या हो गया, तो ये जो है अभी थोड़ा सा पढ़ने आप समझिएगा, V1/V2। देखिए 2 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 2 ध्यान से लिखना था बस। लिख लिए सभी लोग? लिख लिए सभी लोग? अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने बहुत लोग को नहीं आता है, सब IABA पास करते हैं पढ़ने नहीं आता है, तो इसलिए जो आपको समझना है कि इसको पढ़ेंगे कैसे। ऐसे नहीं पढ़ना, N21 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, N21 इसको नहीं पढ़ना। इसको पढ़ना क्या है, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष क्या होता है, एक मान V1 बटा में V2 हो गया। V1 क्या हो गया था, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम दो में प्रकाश की चाल। इसको पढ़ते कैसे है, इसको नीचे लिख लेना, अर्थात माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक है। लिखिए जल्दी से, माध्यम दो का सापेक्ष माध्यम एक के माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, कैसे इसको पढ़ेंगे, इसको ध्यान समझिए। इसी को हम, ये जो है हिंदी में लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक V1 बटा में V2। V1 क्या है, प्रकाश की चाल माध्यम एक में, V2 क्या है, प्रकाश की चाल माध्यम दो में। उसी प्रकार से हम लोग ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लो कि N1 2 बराबर V2/V1, ये भी एक फार्मूला होगा। तो इस फार्मूला, इसको क्या है, तो माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक जब निकालना रहेगा तो V2/V1 करना पड़ेगा, और माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा तो V1/V2। और V1 क्या होता है, तो प्रकाश की चाल, इसमें भी प्रकाश की चाल, लेकिन इसमें प्रकाश की चाल तो दूसरा माध्यम होता है, तो इसमें दूसरे प्रकाश से होगा, इसमें दूसरे प्रकाश से होगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको भी। इसको क्या पढ़ेंगे, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक ये क्या चीज है, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, V2/V1 होता है। V2 क्या होता है, तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल, और V1 क्या होता है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल होता है। लिखिए जल्दी जल्दी से, अब आपको भी समझ में आ जाएगा आसानी से। लिख लिए सभी लोग, लिख लिए सभी लोग। अब देखिए इसको है क्या चीज निकालने के लिए कहा जाएगा, क्या चीज आपको इससे समझ में आ जाए, इसको निकालने से क्या फायदा है क्या घाटा है, उसको विषय में जानेंगे तब ना, नहीं तो अपवर्तनांक पढ़े से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर क्या चीज है, एक कांच है,
कांच है, अब इसमें मान लो कि प्रकाश जो है ऐसे प्रवेश करता है, तो प्रवेश करता है तो कल हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रकाश जो है मुड़ जाती है, पढ़े थे ना। तो इसमें मान लो कि प्रकाश की चाल, वायु में मान लो कि प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु में नहीं होता है, निर्वात में होता है, ठीक है। तो वायु के इससे थोड़ा सा कम होता है। और उसी प्रकार से कांच में जाएंगे तो कांच में जो है प्रकाश की चाल क्या होगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग होता है, ठीक। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर 3 × 10⁸, यहाँ में 2 × 10⁸ है, ठीक है। तो इसमें प्रकाश की चाल अलग है, इसमें प्रकाश की चाल अलग है। तो अब मान लीजिए कि माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, तो हमको निकालना होगा क्या चीज, अपवर्तनांक निकालना होगा। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। अब हमको निकालना अगर माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तब कैसे निकालेंगे, तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष निकालना होगा, तो 1 ई वाला लगाएंगे, ध्यान समझिए। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष जेकरा निकालना रहता है ओकरा पहले लिखते हैं कुल मिला के। देखिए इस माध्यम 2 का निकाले हैं तो माध्यम 1 के सापेक्ष, तो पहले करने का मतलब पहला के सापेक्ष निकालना है तो पहला देखेंगे, और नहीं पहला का अगर हमको अपवर्तनांक निकालना है तो हमको पहला पहले लिखेंगे और दूसरा बाद में लिखेंगे। यानी जेकर सापेक्ष निकालना रहता है उसको बाद में लिखते हैं, और जेकर सापेक्ष मैंने जिसका निकालना रहता है उसको पहले लिखते हैं। लेकिन प्रकाश की चाल कैसे रहता है, तो प्रकाश की चाल रहता है जिसका निकालना है उसको ऊपर और जिससे निकालना है उसको नीचे करते हैं। जैसे हमको कहा जाएगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालिए, तो माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माध्यम 1 के सापेक्ष हमको अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 ई वाला है, माध्यम 2 ई वाला है। तो देखिए इसमें पहले माध्यम 2 को यहाँ रखना पड़ेगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस मीटर पर सेकेंड, और नीचे लिखना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो अब देखिए इसका कट जाएगा, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड खत्म हो जाएगा ना, 10⁸ से 10⁸ खत्म हो जाएगा, और 2/3 है तो 2/3 को हम लोग काटेंगे तो जब 0.666 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो गया, 0.66 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर तो ऐसे अपवर्तनांक निकाल लिए, तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या हुआ, कभी कभी अपवर्तनांक का मात्रक पूछता है, तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या हुआ, तो अपवर्तनांक का मात्रक देखिए मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आपको नोट करके ये चीज लिखा देंगे, अभी पहले इसको भी देख लीजिए। इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए देखिए माध्यम 1 में, तो माध्यम 1 में कितना है, 3 × 10⁸ है। माध्यम 2 में कितना है, तो 2 × 10⁸ है। अब मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड तो कट जाएगा, लिखना नहीं है ये सब। तो अब निकाल के आपको सिखा रहे थे, एकरा से एकरा ही कट गया, ये कितना होगा 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 होता है। तो यानी कि यहाँ पर अपवर्तनांक कितना हो गया, माध्यम 2 का यानी कांच का अपवर्तनांक निकल गया, माध्यम 2 का यानी कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.5 आ गया। कितना आ गया, 1.5 आ गया। समझ में आ रहा है सब लोगों का, अपवर्तनांक निकाल ले। अपवर्तनांक जिसका निकालना है, ध्यान समझिए, कांच के निकालना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, मान लें जैसे माध्यम 2 का अपवर्तनांक यहाँ पर निकला, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो जेकर निकालना रहता है उसका नीचे, और जेकर नहीं निकालना रहता है मैंने जेकर सापेक्ष निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक, और आसानी से आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। अब जैसे ऐसे दिया हुआ रहेगा कि कांच का अपवर्तनांक इतना है और कांच में प्रकाश की चाल इतना है, तो वायु में प्रकाश की चाल की गणना करिए, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। या ऐसे रहेगा कि कांच का अपवर्तनांक, जैसे इसमें देखो यहाँ पर इधर सारणी देखिएगा ना, तो इसमें अपवर्तनांक दिया हुआ है और एक में प्रकाश का चाल दिया हुआ रहेगा, दूसरा का में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए कहेगा। कहने का मतलब कि इसमें से ई दिया हुआ रहेगा, ई दिया हुआ रहेगा, तो ई ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। ई वाला दिया हुआ रहेगा, ई दिया हुआ रहेगा, ई वाला ज्ञात करना, तो ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो चीज ध्यान रखना है। अब देखिए जो है आपको नीचे नोट करके लिखना है, एक विषय वस्तु लिखे, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, जल्दी से लिखें।
अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। लिख लिए सभी लोग, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, पूर्ण विराम। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन मात्रक विहीन है, तो मात्रक विहीन है तो यही मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है। जैसे आप लोग जो है फिजिक्स वगैरह में बहुत सारा पढ़ते हो कि किसका किसका मात्रक एक समान है, ऐसा पढ़ते थे ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी फिजिक्स 9वीं क्लास में वैसा पढ़ते हैं। 10वीं क्लास में पूछा जाएगा कौन मात्रक विहीन है, तो ये मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखिए आगे जो है आपको समझना है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक समझना कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख लिए सभी लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब डैश देने के बाद लिखिए, यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है तथा माध्यम दो कोई अन्य वस्तु है, तो निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लिख लिए सभी लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए माध्यम एक वायु हो या फिर निर्वात हो, ठीक है। निर्वात किसको कहते हैं, वायु तो सबको, जहां पर हवा भी नहीं होता उसको क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो वहां पर प्रकाश की चाल और कोई अन्य पदार्थ तो उसमें प्रकाश की चाल अगर निरपेक्ष के जो है निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे आगे लिखिए, इसे nm से सूचित किया जाता है। इसे nm से सूचित किया जाता है। इसे nm से छोटा m लिखना ना, इसे nm से सूचित किया जाता है। तो nm बराबर क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। अब कि यहाँ पर पहला में क्या होगा, कोई दूसरा चीज नहीं रहेगा, जब भी रहेगा निरपेक्ष निकालना है तो हमको ऊपर क्या रखना पड़ेगा, वायु में प्रकाश की चाल रखना पड़ेगा। और नीचे जो है कोई भी माध्यम ले ले, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि
एन एम बराबर का हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर का हो जाएगा सी बटा में भी, सी बटा में भी, देखिए सी बटा में भी लिख लिए सभी लोग। देखिए वायु में प्रकाश की चाल को क्या से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर कि वायु में प्रकाश की चाल को क्या से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। वायु या निर्वात दोनों में, ठीक है, वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या से सूचित करते हैं, सी से, और कोई अन्य माध्यम है तो उसमें क्या से सूचित करते हैं, भी से। तो देखिए आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर रखना है प्रकाश की चाल, नीचे रखना है माध्यम में प्रकाश की चाल रखना है, ठीक। अब देखिए जैसे जैसे माध्यम सघनता बढ़ते जाता है, एक चीज नोट करके अपने दिमाग में रखो, इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं है, जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ते जाता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल घटते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे सघनता बढ़ते जाता है यानी कि जैसे जैसे सघन माध्यम होते जाता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल का होता है, घटते जाता है। तो इसलिए अपवर्तनांक उसका वैसे वैसे बढ़ते जाता है, ठीक है। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक उसका अपवर्तनांक कम, जिसमें प्रकाश की चाल कम उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। लिखिए लो अपने कॉपी में, ये कॉन्सेप्ट है, चीज लिखना है। जिस सघन माध्यम की सघनता लिख लिए, बढ़ने के साथ साथ माध्यम की सघनता बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। माध्यम लिख लिए सभी लोग, माध्यम की सघनता बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तथा अपवर्तनांक बढ़ता है तो अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश की चाल घटता है, अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश की चाल घटता है। लिख लिए सभी लोग, प्रकाश की चाल घटता है, पूर्ण विराम। लिख लिए सभी लोग। अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तब प्रकाश की चाल का होगा, घटेगा, और अगर माध्यम की सघनता बढ़ेगा तो अपवर्तनांक भी बढ़ेगा। यानी कि चाल और अपवर्तनांक एक दूसरे के का है, विलोम है, व्युत्क्रमानुपाती है। चाल बढ़े माने जिसमें चाल बेसी रहेगा उसका अपवर्तनांक कम, और जिसमें चाल कम रहेगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। समझ में आ गया। अब देखिए एक होता है प्रकाशिक घनत्व, ध्यान रखिए, एक होता है प्रकाशिक घनत्व, तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वो अधिक प्रकाशिक घनत्व होता है। लिखिए अपना कॉपी में नोट करके लिखना है। क्या लिखना है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है, उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। लिख लिए सभी लोग। उसका लिखे आप लोग, उसका को वह बना दो ताकि सेंटेंस ठीक रहे। उसका को वह बना दो, वह अधिक प्रकाशिक घनत्व होता है, वह अधिक प्रकाशिक घनत्व होता है। लिख लिए, वह अधिक प्रकाशिक घनत्व होता है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह अधिक प्रकाशिक घनत्व होता है। लिख लिए सभी लोग। समझ में आ रहा है
जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो अधिक प्रकाशिक घनत्व, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम की बेसी, कम होगा। देखिए अभी आप लोग को ना सब खत्म हो जाएगा डाउट। देखिए कुछ क्रियाकलाप करके जो है अपवर्तनांक आपको निकाल दिया गया, बुक में डाटा दिया गया, उस डाटा को याद कर लेना। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका कितना अपवर्तनांक होता है, आपको निकालने की जरूरी नहीं है, इसमें निकाला हुआ है जो कि आपको बस की बात भी नहीं है, ठीक है। कारण कि सब क्रियाकलाप करके निकाला जाता है, तो आपको क्रियाकलाप तो एक छोटा सा जब पैसा वाला नहीं हो पाया तो ये तो होना असंभव है। तो इसलिए आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है, कुछ बातचीत नहीं, कुछ कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख लीजिए जल्दी से। कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, जैसे SR में नहीं बनाएगा तब वो चलेगा। जैसे में वायु, पहला नंबर में वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003। लिखिए जल्दी जल्दी, अपवर्तनांक लिखा हुआ है, आपको याद करना होगा कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.00 मैंने 3 थे जीरो, इसके बाद 3 होता है। इसके बाद उसी प्रकार से बर्फ का अपवर्तनांक, बातचीत नहीं, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 होता है। इसके बाद तीसरा का याद करने वाला ये सब है, याद करना सब है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 होता है, 1.33 होता है। एल्कोहल का चौथा, एल्कोहल का कितना होता है? तो एल्कोहल का 1.36 होता है। उसी प्रकार से केरोसिन, पांचवा केरोसिन का कितना होता है? तो केरोसिन का होता है 1.44 होता है। इसके बाद आपको जो है याद करना है संगलित, छठा संगलित क्वार्ट्ज का घनत्व, ये जो है अपवर्तनांक। इसके बाद टारपीन का तेल, इसका कितना होता है? तो 1.47। इसके बाद बेंजीन का कितना होता है? 1.50 होता है। और है क्राउन कांच का कितना होता है? 1.52 होता है। जैसे इसमें तो बहुत है, अब 1-2 और इम्पोर्टेंट है, उसको लिख लेना। खनिज नमक का याद कर लेना, खनिज नमक का कितना होता है? तो 1.54 होता है। इसके बाद आपको याद करना है हीरा का कितना होता है? 2.42 होता है। अब इसमें हम स्टार लगा दे रहे हैं, वो आप लोग स्टार लगा देना, उसका एकदम अपवर्तनांक याद कर लेना। अब जिस में स्टार लगाए हैं वो उसका अपवर्तनांक आपको जो है एकदम निश्चित रूप से याद कर लेना है, और बाकी का जो है याद करने का प्रयास करना है, याद हो जाए तो अच्छी बात है।
वायु का अपवर्तनांक पूछा जाएगा, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.0003। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.31। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33। अल्कोहल का कितना होता है? तो 1.36। अब देखिए इससे आपको कुछ सीखना है। अभी टाइम तो हो ही गया है, छोड़ दे, थोड़ा सा 2 मिनट आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, नहीं तो फिर कल लिखना होगा सब। देखिए है क्या इसमें कि जैसे जैसे हम लोग माध्यम चेंज हो रहा है वैसे वैसे अपवर्तनांक सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है। सबसे कम देखिए इसका है वायु का, तो प्रकाश के चाल सबसे अधिक किस में होगा? वायु में। अभी कुछ देरी पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए कि जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम, और जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम मतलब हाँ जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक उसका अपवर्तनांक सबसे कम। तो देखिए वायु का अपवर्तनांक जो है सबसे इसमें कम दिया हुआ है, तो इसलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु में। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हीरा का अपवर्तनांक देखिए सबसे अधिक। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। तो किस में प्रकाश की चाल सबसे कम? किस में? हीरा में। अब एक चीज और, प्रकाशिक घनत्व लिखाया गया बातचीत में, प्रकाशिक घनत्व। तो प्रकाशिक घनत्व क्या है कि अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाशिक घनत्व बढ़ता है। तो प्रकाशिक घनत्व माने चमकीला, तो सबसे बेसी चमकीला वायु होगा कि सबसे बेसी चमकीला हीरा होगा, ये बताइए। पूछा जाएगा कि हीरा सबसे अधिक चमकीला क्यों होता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब तो आपको कंसेप्ट बताइए दिए क्वेश्चन, लेकिन ऐसा पूछा जाएगा जो कि हो सकता है कि आपको दिमाग से परे होने लगेगा। तो परे होने लगेगा तो ये कंसेप्ट आप जानिएगा तब तो आपको लिखना होगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए उसमें प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होता है और इसीलिए वो जो है सबसे अधिक चमकीला होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को कि हीरा का घनत्व सबसे अधिक, प्रकाशिक घनत्व हीरा का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक है, इसलिए इसमें प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए ये चमकीला होता है। ऐसे पूछ तो फिर वैसे नहीं पूछ कैसे कहेगा कि हीरा की अंगूठी उतना चमकीला क्यों होता है? देखिए आपको कॉन्सेप्ट पूछता है और कुछ नहीं। हीरा का अंगूठी जो है बहुत चमकीला होता है, हीरा बहुत महंगा क्यों, वो सब नहीं पूछ कैसे पूछ जाएगा कि हीरा बहुत महंगा क्यों है? तो आपको क्या बताइएगा कि हीरा बहुत सुंदर देखने में मिलता है, इसीलिए तो सबको जानता है कि सुंदर रहता है कोई चीज, ठीक है। तो अंगूठी कोई भी चीज की अगर बने तो सुंदर रहता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पूछने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण यही है कि हीरा के आपका जो गुण है, जैसे कि उसका अपवर्तनांक वाला गुण है, उसके विषय में पूछना है। जब प्रकाश उसमें जाता है ना, देखो बता दे रहे हैं, जिसमें जब प्रकाश हीरा में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तनांक कितना रहता है कि उसमें से प्रकाश जल्दी निकल ही नहीं पाता है और प्रकाश उसी में फंस जाता है। अब जब प्रकाश उसी में फंस जाता है टकराते हुए बहुत ज्यादा उसमें अपवर्तन होता है, तो उसमें टकराते रहता है, इधर कभी टकराएगा कभी उधर टकराएगा, तो वो क्या होगा, जगमगा उठेगा, लगेगा कि बल्ब जल रहा है से जैसा। समझ में आ रहा है सब लोगों को कि हीरा के चमकीला होने के कारण यही है कि उसमें जब प्रकाश जाता है अंदर ना, तो उसमें बहुत सारा एंगल में जो है प्रकाश मुड़ने लगता है, बाहर निकल नहीं पाता है जल्दी। और जिसमें प्रकाश फंस गया माने प्रकाश जिसमें रह गया तो वो तो ज्यादा चमकीला हो जाएगा ना, इसीलिए हीरा जो है सबसे अधिक चमकीला होता है और हीरा महंगा भी होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है हीरा। हीरा खरीदना हम लोग के बस की बात नहीं है, सब चीज बेच देंगे तब वो हीरा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हाँ, अपना घर के सब चीज बेच देंगे तब वो हीरा नहीं खरीद पाएंगे, इतना महंगा होता है हीरा। नहीं तो आप लोग की संपत्ति ज्यादा होगा, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि नहीं संभव नहीं है हमको कि हीरा खरीद सके, इसीलिए जो है आप लोग समझ में आ गया। हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हीरा आता है, अब कहीं हीरा आए चाहे नहीं, परीक्षा में हीरा आता है कि सबसे अपवर्तनांक कितना होता है, तो अपवर्तनांक कितना होता है पूछा जाएगा कि सबसे बेसी किसका होता है, तो हीरा का होता है। जल के पूछा जाता है खास करके कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। कल हम इसको जो है सब लोगों से पूछेंगे, जितना स्टार लगावल है सब लोग स्टार लगा लिया है ना, हाँ, तो हम देखेंगे कि वही स्टार वाला पूछेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक।